अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैप्स एकेडमी पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायो चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में। देखो, हमने जो उनके पहले 2 लेक्चर कर लिए थे जिसमें हमने होम्योस्टेसिस और फीडबैक मैकेनिज्म डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। So there are 3 aspects of homeostasis. First is the excretion, osmoregulation and thermoregulation. तो ये जो 3 एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस के, ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन करते हैं या कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको जो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन है क्या? देखो, हम एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक आपको बात, मैं एक और टर्म है एक्सक्रीशन के मुतालिक, एक वर्ड यूज होता है इजेशन। ठीक है, तो देखो इजेशन वर्ड और एक्सक्रीशन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस कौन सा है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों होते हैं, पर दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस कौन सा है? देखो, फॉर सपोज हम एग्जांपल उठा रहे हैं, ये एक हम जो सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमने क्या किया, फूड उठाया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा सेट बनाया जिसमें हमने क्या किया, सिंपली एग्जांपल लिया ब्लड का। हमने यहाँ पे तीसरी चीज बनाई जिसमें हमने बात की किसके बारे में, सेल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाए, सेल्स। ठीक है, तो देखो ये जो हमने फूड इंटेक किया, जो हमने खाना खाया, वो जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आया, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टोमक है वहां पे इनकी हुई डाइजेशन हुई। डाइजेशन होने के बाद समझो कि ये फूड जो डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है उनको एब्जॉर्ब किया किसने, ब्लड ने। और ब्लड ने कहां पे एब्जॉर्ब किया, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो चला गया ब्लड के पास एब्जॉर्ब होके, और बाकी जो हमारा फूड बचा, कौन सा, अनडाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड। वो कौन सा फूड बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड। वो हमारी बॉडी से हुआ क्या, एक्सक्रीट, मतलब कि हमारी बॉडी से रिलीज हुआ। तो जो ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से रिलीज हो रहा है, जो हमारी बॉडी से निकल रहा है, उससे हम कहते हैं इजेशन। तो बहुत से लोग जो उनको ये पता नहीं होता कि इजेशन और एक्सक्रीशन कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम इजेशन समझ गए कि इजेशन क्या होता है। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ था उसको किसने एब्जॉर्ब किया, ब्लड ने। और ब्लड के एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड ने क्या किया, हर एक सेल तक पहुंचाया हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद ये जो फूड जो इन सेल्स के पास पहुंचा, और सेल्स ने क्या किया, उस फूड को जो ब्रेक डाउन करके उसमें से जो एनर्जी थी उसको यूज कर ली, और उस एनर्जी के नतीजे में या उस फूड की ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या बना, मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे फॉर सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट वापस एब्जॉर्ब हुआ ब्लड के अंदर, और ब्लड ने इस चीज को या इस मेटाबॉलिक वेस्ट को पहुंचाया हमारे लंग्स तक, और लंग्स की मदद से हमने इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल तौर हमने जो फूड यूज किया, जो प्रोटीन थी फॉर सपोज, वो हमारी बॉडी में यहाँ पे आई, वो ब्रेक डाउन हुई अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक हुई। अमीनो एसिड हमारी जो बॉडी है उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं उनको लिवर जो क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो लिवर हमारा क्या करता है, उन अमीनो एसिड्स को ब्रेक करके उनसे यूरिया बनाता है। ठीक है, और वही यूरिया वापस एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड से उसको जो किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो देखो, एक था इजेशन, दूसरा वर्ड था एक्सक्रीशन। अब इजेशन समझ जाओ कि हम इजेशन उससे बोलेंगे कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हुआ है बाय द डाइजेशन ऑफ फूड, और उसके नतीजे में एक ऐसा खाना बचा जो हमारी बॉडी ने जो एब्जॉर्ब नहीं किया, जो उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर रह गया, और उसके बाद हमने उसको किया एक्सक्रीट बॉडी से बाहर। तो वो प्रोसेस होता है इजेशन का। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होगा,
रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म की मदद से बना है। समझ में आई बात बेटा? तो एक्सक्रीशन सिंपली क्या होता है? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सेकेंड, ये था हमारा पहला एक्सपेक्ट। जैसे हमने फॉर सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद बने हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। समझ में आई बात बेटा? तो ये था हमारा पहला एक्सपेक्ट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे यूरिया है, तो ये सारे क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। इनकी जो एक्सक्रीशन होती है या बॉडी से रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है? अब है हमारा सेकंड एक्सपेक्ट, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? ठीक है, जैसे फॉर सपोज आपने जो पहले भी पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, ठीक है, क्लास 9 के अंदर। ऑस्मोसिस क्या होता है? सिंपली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है, इसमें होता क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो उस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस या उस मैकेनिज्म जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट जो मेंटेन हो रहे हैं, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे फॉर सपोज हम एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी के अंदर जो किडनीज हैं, उनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। जैसे कि हमारी ब्लड के अंदर अगर जो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो हमारे जो किडनीज हैं वो क्या करती हैं? ब्लड से हमारे जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर देती हैं, और वो वाटर हम जो बॉडी से जो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन का, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो परफॉर्म कर रहा है हमारी किडनीज। समझ में आई बात बेटा? तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? सिंपली द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ, या सिंपली बैलेंस कह लो, या बोलो द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। सिंपल। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमारा जो थर्ड एक्सपेक्ट है होम्योस्टेसिस का, वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो जो वर्ड है आपने पहले ही सुना होगा, थर्मो जो वर्ड है उसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो जो थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का, जिसकी मदद से हमारी जो बॉडी है उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है, देखो इन्वायरमेंट हमने जो होम्योस्टेसिस में डिस्कस किया था, दो किस्म के इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, एक बाहर है एक अंदर है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो थर्मो रेगुलेशन हो रहा है उसकी मदद से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन बॉडी विद इन द सुइटेबल लिमिट्स। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक सुइटेबल लिमिट्स के अंदर जो मेंटेन हो रहा है, तो उस जो मैकेनिज्म है जो इसको मेंटेन रख रहा है एक सुइटेबल लिमिट्स के अंदर, उस हम प्रोसेस को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे बेटा बात क्लियर हुई, ये क्यों होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स, जो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। अगर टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, तो वो सही से हमारी बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। समझ में आई बात बेटा? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक्सपेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।